नमस्कार, जय अग्रसेन। आगे के क्रम में जुड़ रहे हैं हम। अग्रवाल समाज तेलंगाना के 2025-27 के इलेक्शंस हैं और टीम एके ने अपना पैनल उतारा है। और टीम एके का जैसे हमेशा से ही जब से 2021 से हमने स्टार्ट किया है, महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति पे हमारा मेन फोकस रहा है। और उसी क्रम में हमारे साथ काफ़ी नारी शक्ति जुड़ी भी है शाखाओं द्वारा। और समाज में एक नारी शक्ति का एक जैसे बोलो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना कि वो लोग आज इतने अच्छे कार्य कर रही हैं कि हमें लगता है शायद अगर काफ़ी पहले से अगर नारी शक्ति जुड़ जाती समाज से तो आज समाज बहुत अलग दिशा में होता। इसी क्रम में इस टर्म के लिए हमारी जॉइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट है एक नारी शक्ति, श्रीमती सीमा जैन। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है। कैसे चल रहा है समय अभी आपका? अभी अच्छा चल रहा है। अभी हम टीम एके के साथ आए हैं काम करने के लिए, अग्रवाल समाज से जुड़े हैं और इस ऑलरेडी मैं यहाँ पे जुड़ी हुई थी 10 साल से, लेकिन जो काम टीम एके ने किया है उससे मैं इंस्पायर होकर अब टीम एके के साथ जुड़ी हूँ कि ये काम करना है, अपने समाज के लिए कुछ आगे हमें सोचना है और आगे बढ़ाना है इसको। बहुत बहुत बढ़िया। सीमा जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे अग्रबंधु हैं, उन्हें प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन में तो मैं यही कहूँगी कि मैं एक दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब डिग्रीज़ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट किया। शादी हुई, फिर शादी के बाद हम हैदराबाद शिफ्ट हुए अपने हस्बैंड के साथ। मेरी 2 डॉटर है, एक डॉटर बीटेक कर रही है और सेकंड डॉटर मेरी अभी 8th ग्रेड में है। सीमा जी, जैसे हम जानते हैं कि आप बेसिकली यू आर नॉट अ होम मेकर बट आप एक प्रोफेशनल है, तो कृपया अपने प्लीज़ प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए। मैंने 1998 से पढ़ाना शुरू किया और 1998 से पढ़ाते-पढ़ाते यहाँ तक की जर्नी में मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर में काम करना पसंद किया, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है और रहेगा भी। और इसको मैं छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ये मुझे एक अंदर से बहुत खुशी देता है पढ़ाना। टीचर्स को पढ़ाना हो या बच्चों को पढ़ाना हो, मैं हर पढ़ाने के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। तो 5 साल मैंने एज़ अ प्रिंसिपल वर्क भी किया और उसके बाद अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट किया मैंने 2008 में। यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, स्कूल्स के अंदर बहुत एप्रिसिएशन आया मुझे कि तो मैंने ये जब बुक लिखना स्टार्ट किया तो मैंने 5 साल से बच्चों के लिए स्टार्ट किया था मेंटल कैलकुलेशंस में, हाउ वी कैन इम्प्रूव देयर ब्रेन डेवलपमेंट पे काम किया और उस पे मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की, बच्चों के साथ बैठकर एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे काम किया कि कैसे हम बच्चों को इनका ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट किया और स्लोली अप टू 10th ग्रेड मैंने सब बच्चों के लिए बुक्स लिखा और काफ़ी पॉपुलर हुआ और सब स्कूल्स के अंदर मेरी बुक्स लगती है। दिल्ली में मेरे 26 फ्रेंचाइजी सेंटर है जो ये मेरा मैक एजुकेशन का ब्रांड फॉलो करते हैं वैदिक मैथ्स और अबैकस के लिए। और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को हम कैसे, बच्चों के मानसिक विकास पे काम करना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी पे कैसे काम करना चाहिए, उनके अंदर कंसंट्रेशन की सबसे बड़ी कमी थी, तो इस वाली फील्ड पे मैंने उठाया और इस पे काम कर रही हूँ लास्ट 15 ईयर से और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिला है। और काम करने इसके बाद मैंने ये सब अपना जॉब छोड़ के बस कंटिन्यूएशन, अभी मेरे पास अराउंड 10 स्कूल्स है जिसमें ये प्रोग्राम लगा हुआ है। मैं सब स्कूल्स में पर्सनली जाती हूँ, वहाँ पढ़ाती हूँ, मेरा पूरी टीचर्स वहाँ पे एसोसिएट रहती है, फुल टाइम बाहर रहती हैं, वो मेरे साथ सपोर्ट करती हैं। मैं खुद जाके पूरा इन्विजिलेट करती हूँ उस काम को कि वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है और मेरा जो विज़न है पढ़ाने का एजुकेशन सेक्टर में वो कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। इसलिए मैं खुद पर्सनली हर स्कूल में हर एवरी वीक आई एम विजिटिंग माय सेल्फ, पूरा खुद जाके विजिट करके सब टीचर्स का क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, पूरा एक पर्सनल टच बच्चों के साथ रखती हूँ। सीमा जी, सुन के मैं तो सीरियसली अचंभित हूँ क्योंकि मुझे इतना आपके प्रोफेशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है मतलब द काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग। एंड आज की डेट में बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज इज डिस्ट्रैक्शन। गैजेट्स हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी, और उसमें आप उनके कंसंट्रेशन के लिए टूल्स डेवलप कर रही है। सो मैं कहते वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई थिंक सो आप अपने कर्म से भी कहीं ना कहीं समाज सुधार की तरफ ही कार्य कर रही है, यही कह बिल्कुल। सकता हूँ मैं। बिल्कुल, और मैंने अराउंड करीब 40,000 बच्चों को अभी तक कंसंट्रेशन में डेवलप कर चुकी हूँ। 40,000? यस, अभी तक अपने करियर में और मुझे बहुत 100% रिजल्ट आया है। तो तो समाज को भी
तरक्की और ग्रोथ की तरफ आप पूरी तरह कंसंट्रेट करके लेके जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा एक यही विज़न था कि अपने अग्रवाल समाज में मैं इस एजुकेशन सेक्टर को इस कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च करूँ। बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा इससे। यानी 100% होगा, क्योंकि आज की डेट में यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा चैलेंज है फोकस, कंसंट्रेशन। यस। बहुत बढ़िया। सीमा जी, अपने सामाजिक जीवन के बारे में बताइए। सोशली हैव यू बीन एबल टू मतलब आप कुछ, आपका सोशल कंट्रीब्यूशन समाज की तरफ क्या रहा है? देखो, मैं एक वृद्धा आश्रम से जुड़ी हूँ और एक अनाथ आश्रम है, यहाँ पे बच्चे रहते हैं। जैसे कोविड में काफ़ी सारे बच्चे ऑर्फनेज हो गए थे, तो वहाँ पे उस सेंटर में जाती हूँ। उन बच्चों को पर्सनल ट्रेनिंग भी देती हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, और उन बच्चों के साथ हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं हर बार। उनको एक पिज़्ज़ा पार्टी कराई जाती है, क्योंकि उन बच्चों को सब कुछ मिलता है, खाना मिलता है, लेकिन एक जो बच्चों के अंदर क्रेविंग होती है पिज़्ज़ा, बर्गर, और वो बाहर जाके नहीं खा सकते हैं, तो मैं उनके साथ खुद एसोसिएट होके उनको हनुमान चालीसा के बारे में भी बताते हैं। हम उनको पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। हर साल हम दिवाली पे उनके साथ पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं और डांस करते हैं, तंबोलास खिलाते हैं, हमको नई-नई गेम्स खिलाते हैं। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और हमारे साथ वृद्धाश्रम की जो लेडीज़ हैं, उनके साथ भी हम यही एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं कि भई लाइक बहुत अच्छा करते हैं। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बेडशीट्स हो गई, मेडिसिन्स हो गई, वो सब हम उनको जाके वहाँ पे सप्लाई करते हैं। मैंने बीच में आपके कुछ गौ सेवा के कार्य के बारे में भी सुना हाँ, था। गौ सेवा मेरा सबसे बड़ा विज़न है, गौ सेवा करती हूँ मैं। मैं पर्सनली उनको हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रही हूँ कि गौ गौ माता की हेल्थ केयर पे? गौ माता की हेल्थ केयर के ये ऊपर। कभी सुना ही नहीं। यस, इसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा था। जब मैं खुद जाती थी तो मुझे कहीं न कहीं वो गायों के सिक रूम दिखता था कि वहाँ पे बस गाय बैठी हैं, पर क्या ट्रीटमेंट है वो समझ में नहीं आता था किसी को। तो वहाँ जाके डॉक्टर से मिलके अभी मैं एक सब काउंसलिंग करती हूँ, ऑनलाइन काउंसलिंग करा देती हूँ, 8 से 10 गौशालाओं में जाती हूँ। और पर्सनल लेवल पे हर गौशाला में जाके किसी गाय को भी जो भी इमरजेंसी आती है या प्रॉब्लम है, किसी को स्किन का डिसीज़ है, किसी को स्टमक का है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, वहाँ जाके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के डॉक्टर से कॉल करा के क्या-क्या इंजेक्शन चाहिए वो प्रोवाइड करा के इमीडिएट अपने सामने ये काम करती हूँ। तो उनका हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली अब मैंने जो अभी इनके ऊपर रिसर्च किया था, तो उनका मुझे ये समझ में आया कि जो सप्लीमेंट्स हमें ओल्ड एज में ज़रूरत पड़ती है, राइट? हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, हमें भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ओल्ड एज में कि कैल्शियम लीजिए, लीवर लीजिए, या आपको मिनरल की प्रॉब्लम है। तो ऐसी गायों माता के अंदर भी प्रॉब्लम होती है डिलीवरीज़ के बाद, उनको भी कैल्शियम चाहिए, लीवर चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी खा लेती है। तो लीवर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और ट्रांसप्लांट हम नहीं करा सकते, और जब एक बार लीवर डैमेज हो जाता है तो उनकी जो लाइफ है वो हाफ हो जाती है। तो उस लीवर को हम अभी से ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सभी गौशाला में जाके फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। उनके जो काम करने वाले होते हैं उनको पर्सनल जाके ट्रेनिंग देती हूँ कि भई आपको कैसे मेडिसिन मिक्स करनी है, पूरा रिकॉर्ड हम बनाते हैं, कौन-कौन से दिन कौन-सी मेडिसिन देनी है, और उनके साथ, क्योंकि उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है, उनको सिखाती आपको हूँ। मैं सच बताऊं, हमें ही आइडिया नहीं है। जो आप कह रही है ऐसा कुछ होता है। नहीं, ऐसे बात, पशु चिकित्सालय, पशु का जैसे जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मैं सम तो काफी लोग मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे, नहीं लेकिन जानते। जितना डिटेल में आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है। देखिए, गौ माता में हम कहते हैं कि पूरे हमारे कोटि देवी देवता बसते हैं, और आज उन्हें जैसे आप कह रहे हैं 100% की मतलब क्या खा लेते हैं पता नहीं है। ये तो ठीक है, गौशालाओं में है काफ़ी, अब वहाँ पे तो आज सुविधाएं हो रही है। समाज के सभी अग्रबंधु सभी गौसेवा में मतलब अपना एक सबकी आस्था है और सभी गौसेवा करते हैं। लेकिन ये एक एंगल में मुझे मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि गौ सेवा में गौ माता को चारा, घास या रोटी खिलाने से कहीं मतलब साथ में हमें उनकी स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर मेरे ख्याल से हम आगे इस पे डिस्कशन करेंगे कि इसको एक मुहिम के रूप में समाज के मंच पर कैसा लिया जाए। इनको बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, प्री डिलीवरी होती है, मेरे सामने एक केस हुआ था, 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट गाय है। उसको देखने के लिए हमने बहुत डॉक्टर्स को बुलाया, आस-पास के वेटनरी, हमने सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब जगह से बात किया। लेकिन जब तक मैंने फिर एक एम्बुलेंस अरेंज करवा के उसको किसी तरीके से हमने अरेंजमेंट किया कि इनको एडमिट होना है। मतलब वहाँ के लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि इनको क्या डिलीवरी के टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो बीइंग अ लेडी आल्सो मुझे पता है कि क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। तो फिर मैंने उनको तब हमें मुझे लगा कि नहीं, इनको भी ज़रूरत है मेडिसिन की, मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत है। तब से उस दिन के बाद से, मतलब जब उनकी मेरे सामने डेथ हुई थी, तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं, इनको मेरी ज़रूरत है, और
मैं पूरा 100% अब इसी काम में हूँ। जहाँ-जहाँ हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है, जो भी होता है सब गौशाला वाले कॉल करते हैं, मैं जाके खुद देखती हूँ पर्सनली और डॉक्टर से काउंसलिंग करा के उनको वहीं पर इमीडिएट मेडिसिन कराती हूँ। अगर ज़रूरत होता है तो तुरंत एम्बुलेंस बुला के वहाँ एडमिट करा के मैं खुद पर्सनली जाके उनका पूरा डिटेल्स लेती हूँ हॉस्पिटल्स में कि भई क्या सर्जरी है, बहुत क्या बड़ा सेवा है। कार्य कर रही है आप। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ और भी लोग इसमें जुड़े और हेल्थ नहीं, नहीं, सेक्टर में काम बिल्कुल। करना चाहिए। बिल्कुल, और अभी तो देखिए आप एक कैंडिडेचर लेके एक समाज के मंच पे आ रही हैं, अगर चुनी गई तो आई थिंक सो मुझे लग रहा है आप इस बात को जब हर मंच पर बोलेंगे, हर शाखा स्तर पे आप जब बोलेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी बिल्कुल, और जागरूकता से ही फिर आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस तरीके से बिल्कुल इस काम करना दिशा में आगे बढ़ना है। हमारे यूथ भी जुड़ जाएंगे तो मुझे जो मेडिकल हेल्थ में जब सब जाती हूँ अगर सब टीम बन जाएगी हमारी तो उसमें हम देखिए इस हेल्थ सेक्टर को कहाँ से कहाँ जो नहीं, नहीं, जो बिल्कुल, बसकते जो गायों का जो उनकी डेथ रेट है वो हम कम कर सकते हैं 100%। और मेडिकल हेल्थ बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अभी हमने प्रेग्नेंट गायों के लिए भी काम शुरू किया है, इसमें यूटिरस की मेडिसिन भी एड ऑन किया है, वो सब गौशालाओं में फ्री देकर आते हैं। एसीएफ का मुझे मौका मिला एसीएफ में काम करने का, वहां से फिर मैंने अब जुड़ी उनके साथ एसीएफ के साथ, फिर अपने मेडिसिन सब गौशालाओं में जाके मेडिसिन देना शुरू किया। फिर वहां पे जाके वर्करों के साथ कैसे मिक्स करना उनको समझाए, डॉक्टर के साथ मिलकर हम समझाते हैं कि ये मेडिसिन ऐसे देनी है, ये मेडिसिन ऐसे देना है। अब यूटिरस का भी मेडिसिन एड ऑन किया है, वो प्रॉब्लम जैसे जैसे अब हमें समझ में आ रही है हम उसमें एड ऑन करते जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेल्थ सेक्टर ये के तो लिए। अभी हमने आपके बारे में जान लिया, आपके एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जाना जिसमें आप मतलब समाज सुधार की तरफ कार्य कर रही है, बीइंग अ प्रोफेशनल एंड सामाजिक। मैं सोच रहा था सामाजिक जीवन में आप मतलब ठीक है, कोई चैरिटी करता है, कोई डोनेशन करता है, कोई वृद्धाश्रम, बट ये गौ सेवा का सुन के तो हमें बहुत खुशी हुई। ये टीम एके का सफर कैसा, मतलब टीम एके से कैसे जुड़े और आपका ये कैंडिडेचर कैसे बना, मतलब आप कैसे डिसाइड हुई कि आपको कैंडिडेट बनाया जाएगा, आपको कैसे पता चला या कैसे आपको अप्रोच किया गया? मैं कुक्कटपल्ली शाखा से 10 साल से काम कर रही हूँ कुक्कटपल्ली शाखा में और वहाँ पे प्रेसिडेंट थी। मनीष भैया और अंजनी भैया के नेतृत्व में काम कर रही थी। तो मैंने उनसे बात की कि एक हम ब्रेस्ट कैंसर हेल्थ का प्रोग्राम लगाना चाहते हैं वुमेन्स के लिए। तो मनीष भैया ने तुरंत कहा कि आप अच्छा काम कर रही है, आप लगाइए। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमें। हमने ब्रेस्ट कैंसर हेल्थ का कैंप लगाया वुमेन्स के लिए। तब मैं उनसे वहाँ से ज़्यादा उनके साथ जुड़ी। पता तो था कि टीम एके बहुत अच्छा काम कर रही है और जब मैंने ये प्रपोज़ल दिया और उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे हमारे पास 150 लेडीज़ आई थी उस कैंप में, ब्रेस्ट चेकअप कैंप के लिए। जबकि जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमें लग रहा था कि पता नहीं लेडीज़ हेसिटेट करेंगी, आएँगी या भी नहीं आएँगी। लेकिन जब हमने ये काम चालू किया तो 150 लेडीज़ आईं, आगे कम अप हुई इस कैंप के लिए और उसमें से 4 लेडीज़ का कैंसर भी डिटेक्ट हो गया अर्ली स्टेज पे। तो हमने उनकी फैमिली से बात करके सपोर्ट मतलब मनीष भैया ने सारा लीड लिया और फैमिली से डिस्कस करके उनकी काउंसलिंग करा के हमने अर्ली स्टेज पे उनको बता दिया ये प्रॉब्लम, तो सेफ हो गई एक लाइफ। तब मुझे लगा कि हमें ये काम करना चाहिए और भैया के साथ मैंने प्लांटेशन काम किया, प्लांटेशंस के ऊपर वर्क किया। हमने बहुत जगह दो जगह प्लांटेशन लगाया। उसके बाद प्लांटेशन के बाद मैंने और भी कई वुमेन्स एम्पावरमेंट का वर्कशॉप लगाया लेडीज के लिए, जहाँ पे उनको हमने पूरा स्किल डेवलपमेंट के लिए 7 डेज का वर्कशॉप किया था। देन उसके बाद मैंने जो बच्चों के लिए समर कैंप लगाया, उसमें हमने भी 7 प्रोफेशनल ट्रेनर्स को बुला के बच्चों के लिए एक-एक दिन की हमने वर्कशॉप्स लगाई थी, जिसमें बच्चों को ऑयल पेंटिंग, मेंटल मैथ्स का मैंने वर्कशॉप दिया था और 2 घंटे में हमारे बच्चे कंप्यूटर की तरह फास्ट कर रहे थे काम। इवन मनीष भैया भी सरप्राइज़ थे कि ये 2 आवर्स के वर्कशॉप में बच्चे कैसे चेंज हो गए। मतलब मनीष भैया को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी थी और बच्चे कट करके आंसर्स बोल रहे थे। देन मतलब अच्छा लगा हमें उनके साथ काम करके और भैया का जो विज़न था, वो हमने सिर्फ सुना था, लेकिन उनके साथ काम करके तो लगा कि ये तो रियलिटी मतलब बहुत ही अच्छा काम करते हैं और हमें पूरा सपोर्ट मिला उनसे। तो उन्होंने भी मेरा लीडरशिप देखा कि हम कैसे काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे भैया ने अप्रोच किया कि भई आप सेंट्रल में आना चाहोगे सीमा जी? तो मुझे लगा कि भई जुड़ना तो बहुत अच्छी बात है, मेरा विज़न भी यही है काम करना और एक अपॉर्च्युनिटी है तो समाज के प्लेटफ़ॉर्म पे काम करेंगे तो और भी अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। फिर मैंने उनके साथ जुड़ी और फिर ये हमने काम किया। बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि 100% जब अब टीम एके में हम लोग जब सब बैठे थे और डिस्कशन हो रहा था और आपका भी नाम आया था, तो जब भैया ने आपके बारे में बताया तो हमें यही लगा कि मतलब देखिए वी नीड, हमें मतलब महिला ऐसी चाहिए, नारी शक्ति को जो बांध के जोड़ के आगे ले जा सके। तो उनका खुद का अपना विजन होना चाहिए, खुद के अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए और जब हमें ये लगा कि आपके अंदर वो पूरी क्वालिटीज़ है ओके। एंड सो
मुझे लगता है कि 100% समाज को एक बहुत ही कुशल और एक महिला नेतृत्व मिल रहा है, जिनका एक अपनी एक विजन है और वो सभी महिलाओं को साथ में जोड़कर आगे ले जाएगी समाज को। शिवाजी, लेकिन सीरियसली बताऊंगा, मतलब कैंडिडेचर तो आपका मतलब बहुत ही स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, टैलेंट एंड योर मोटिवेशन टू सर्व द सोसाइटी। तो ये 100% समाज अभी देख रहा है और आगे भी इनको जिताकर हमें दिखाना है कि ये क्या नहीं कर सकती है। आपका अगर आप 2025-27 में टीम एके का पैनल जीतता है तो आपका क्या विजन होगा? मेरा 2 पर्पस है, अगर हम जीतते हैं तो एक वुमेन एम्पावरमेंट को लाना। हमारे हरिद्वार समाज में मैंने देखा इतनी टैलेंटेड है लेडीज़, उनके टैलेंट को कहीं न कहीं एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा। अगर वो प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए तो हम लेडीज़ का एक ऐसा सशक्तिकरण कर सकते हैं, यहाँ पे उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। यहाँ पे उनको सम्मान के साथ जीना है। अपने सबके पास आज की डेट में पैसा है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन एक लेडीज़ को अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस क्रिएट करके मुझे इनको बाहर लाना है, एक मेरा ये विज़न है और उनके टैलेंट के ऊपर काम करना है। वुमेन सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, उनके लिए वुमेन्स के लिए एग्ज़िबिशंस क्रिएट करना, एक टीचिंग प्रोफ़ाइल भी जैसे मेरा है, तो मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज़ बहुत अच्छी टैलेंटेड है और आगे इस टीचिंग प्रोफ़ेशन में आती है, उनको मैं पूरा ट्रेन करके इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाना चाहती हूँ, ताकि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी शिक्षित महिलाएँ आ जाएँ, जो बच्चों को ट्रेन कर पाएँ आगे मेरे साथ जुड़कर। और भी हम चाहते हैं कि वुमेन अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। उनके लिए हमने जो भी वुमेन एम्पावरमेंट का स्किल्स रहेगा, वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारे प्रोफ़ेशनल ट्रेनर्स को उनके साथ जोड़ेंगे और उनकी लीडरशिप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। अभी प्रेसिडेंट साहब आए थे, सॉरी प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो उनका एक विजन है कि महिला अध्यक्ष एक होंगी, समाज की आगे एक महिला अध्यक्ष जरूर होगी। आपके क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल होना चाहिए। अगर मौका मिलता है तो हर लेडीज़ को एक अध्यक्ष की पोस्ट मिलती है, अगर उसमें बहुत अच्छा डिज़र्व कैंडिडेट है तो उनको आना चाहिए। या अगर ये हम एक अध्यक्ष महिला बनाते हैं, तो ये रिप्रेज़ेंट सिर्फ़ अध्यक्ष बनना नहीं है, ये हमारे समाज की सोच है कि हम अपनी महिलाओं को भी आगे रखते हैं। जो अभी तक समझा जाता था कि उन्हें पर्दे के पीछे रखा जाता है, बैक पे रखा जाता है, जो सोच अभी तक बनी हुई थी, वो उसको कहते हैं कि हम तोड़कर आगे समाज को विकसित कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम इस बार हमारे जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी है अनिरुद्ध जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने यही कहा कि देखिए जेंट्स, आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं है, दोनों का दर्जा बराबर है आज जीवन में भी और समाज में भी। बिल्कुल। मतलब यही सोच, लेकिन देखिए इलेक्शन है, अपोजिशन भी है और अपोजिशन की सोच इस बारे में आप जानती हैं। आपने तो काफी कुछ सुना भी होगा, देखा भी होगा। आपका क्या मैसेज है अपोज़िशन के लिए अपोजिशन के लिए और उसके बाद समाज के लिए कि इस विचारधारा को हम कैसे और आगे लेके जाए? मैं यही कहूँगी कि अपोज़िशन पार्टी को कि अपने जजमेंट को साइड में रख के लर्निंग स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। समाज को एक नई दिशा मिल रही है, उसको अपोज़ करने का कोई यूज़ नहीं है। नारी आज के दिन में 4 साल में हम देखा है कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण समाज में नज़र आया है सबको, वो किसी से छुपा नहीं है। तो उसको अपोज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम यूथ को भी आएगा, उसको भी हम आगे 4 साल में आप देखिए कहाँ से कहाँ हमारा यूथ जाएगा। जब हमने प्रूव कर दिया कि नारी सशक्तिकरण इम्पोर्टेंट है समाज के अंदर, तो अपोज़िशन को समझना चाहिए कि अब इन बातों से कोई समाज नहीं समझने वाला, कि उन्हें दिखता है, काम दिख रहा है, टीम एके ने क्या काम किया नारी सशक्तिकरण पे और यूथ पे भी क्या काम करने वाले हैं। उनके अपोज़ करने से हम रुकने वाले नहीं हैं। एक समाज में क्रांति आ चुकी है और वो क्रांति आगे बढ़ेगी और हमें विश्वास है कि पूरा समाज इस क्रांति के साथ है। ये है हमारी सीमा जैन, डॉक्टर सीमा जैन, जिन्होंने कहा है कि ये क्रांति रुकने वाली नहीं है और समाज महिला और युवा के साथ अग्रणी है, अग्रसर है और नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। धन्यवाद सीमा जी, थैंक यू। आपके विचारों के लिए। बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू।